हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल आरबीएम एसीएस में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वे बहुत ही निष्ठा, लगन और ध्यान से बनाए जा रहे हैं और सभी विषय जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है सभी विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि यह आपके लिए वरदान साबित होगा और ये सभी वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा से अधिक लोग लाभ अर्जित करें। तो आगे अब हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए अपने विषय पर चलते हैं। और एक्सरसाइज 6.2 का थर्ड, क्लास 9 मैथ, एक्सरसाइज 6.2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखने वाले क्या दिया है। थर्ड नंबर देखिए, क्वेश्चन दिया है कि और दूसरा नंबर सेकंड बताना है, सेकंड बता दें। देखिए सेकंड नंबर ही देखें, सेकंड में दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड नंबर। इसमें देखिए क्या दिया है कि यहाँ पर 3 समांतर रेखाएं दी गई है, एक यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ऐसे ये 3 समांतर रेखाएं दी गई हैं और एक तिर्यक रेखा, इन रेखाओं के नाम है समांतर रेखाओं के, एक का नाम है AB, दूसरे का नाम है CD और तीसरे का नाम है EF। और इन समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है और इनके प्रतिच्छेद करती है तो AB और CD रेखाओं के अंतःक्षेत्र में यहाँ पर बने कोण X और इस कोण Y का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या क्या दिया है देखें, जो दिया गया है सबसे पहले लिख लें। इसमें दिया गया है, दिया है AB समांतर CD, AB समांतर CD यानी AB पैरेलल CD यह दिया है और CD पैरेलल EF है, CD पैरेलल EF यह हमें दिया गया है। और दिया है Y रेशियो Z इक्वल 3:7, 3:7 और Z जो एंगल है यहाँ पर बना हुआ है। क्वेश्चन को देखें क्या क्या दिया है। सबसे पहले इसमें दिया है कि AB समांतर CD है, यह जो हमारा AB रेखा है यह CD के समांतर है, यानी AB और CD दोनों आपस में समांतर है। CD भी समांतर है EF के और CD किसके समांतर है, EF के समांतर। यहाँ देखें, अभी इसके पहले भी हम लोग प्रमेय पढ़े हैं कि एक रेखा के समांतर रेखाएं समांतर होती हैं, यानी यदि एक रेखा समांतर है तो उसके समांतर जितनी रेखाएं होंगी वे सभी रेखाएं भी आपस में समांतर होती हैं। यह हमको याद रखना है। यहाँ ABCD के समांतर है, देखो ABCD के समांतर है तो AB और CD तो समांतर हो गया, दिया ही है। अगर CD EF के समांतर है अर्थात AB जो है EF के भी समांतर होगा। ठीक है, ये हमारा प्रमेय हो गया। अब यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है कि Y रेशियो Z यानी जो Y का एंगल है और जो Z का एंगल है इन दोनों कोणों का मान दिया है, उन दोनों का अनुपात दिया है 3:7 ये दिया गया। अब यही क्या करते हैं, मान लेते हैं
माना y बराबर 3x, क्योंकि ये 3 दिया है, y वाला 3 है तो z वाला 7 है, तथा z इक्वल 7x, यह हम मान लेते हैं। y बराबर 3x यहाँ पर है और z बराबर यहाँ पर क्या है 7x, यह हम मान लेते हैं। ठीक है, y कर दिया। तो देखें अब y बराबर हम तो यहाँ पर मान लिए 3x और z बराबर मान लिए 7x। अब यहाँ देखिए यह हमारा एंगल y है, तो यहाँ पर सीधी रेखा और ये तिर्यक रेखा जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, दोनों को अगर तिरछा काटते हैं, देख y और ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो अगर यहाँ कोण y है तो ये भी कोण हमारा y होगा। अब यहाँ पर क्या है कि CD और EF दो समांतर रेखाएं हैं और इन दोनों समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतः कोणों का योगफल एक समपूरक होता है, यानी दो समकोण के बराबर होता है, अर्थात 180 डिग्री होता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि चूंकि अब यहाँ पर y प्लस z बराबर होगा 180, किससे होगा, ये हो गया हमारा प्रमेय से। ये प्रमेय में हम लोग पढ़े हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतः कोणों का योगफल एक समपूरक होता है, अर्थात 180 डिग्री होता है। इसलिए y प्लस z बराबर यहाँ क्या लेनी है 180। अब यहाँ देखिए y का वैल्यू दिया है 3x, यहाँ पुटअप करते हैं, और z का वैल्यू दिया है 7x, इक्वल हो जाएगा 180, अर्थात 7 और 3 को ऐड करेंगे तो 10x इक्वल 180, या यहाँ कह सकते हैं x इक्वल 180/10, यहाँ 0 कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल हो जाएगा 80 डिग्री, x इक्वल 80 डिग्री। x का वैल्यू आ गया, तो x का वैल्यू दिया कितना है 80 डिग्री। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान देना है बच्चों, देखो यहाँ गलत कर दिया है, यहाँ हम चूंकि x हमारा पहले दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ x की जगह पर कोई संख्या बिनसरी मान लेंगे। जैसे यहाँ पर 3x की जगह पर हम y मान x y z नहीं मानना है, इसको छोड़ करके हम कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कि मान लिया अगर यहाँ पर हम m ले लेते हैं, यह 3m हो जाएगा और यह हमारा 7m हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा 3m होगा, यहाँ पर 7m होगा, यहाँ पर भी x की जगह पर m कर देंगे, यहाँ भी m हो जाएगा और यहाँ भी m का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि x चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए x न मान करके हम कोई दूसरी चर राशि ले लेते हैं। तो m का मान देखिए यहाँ पर 18 हो जाता है। जब m का मान 18 हो जाएगा तो हम y और z इन दोनों का मान निकाल सकते हैं। इसलिए हमारा y बराबर कितना दिया है 3m, यानी 3 इंटू m का मान 18 हुआ तो 18 तिया 54 भी। उसी तरह से z का मान अगर निकालेंगे तो z बराबर हमारा हो जाएगा 7m, और m बराबर हमारा कितना होगा 7 इंटू, और m का मान देखिए यहाँ पर निकालें 18 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 7/56 और 7 एकम 7 5 12 126 डिग्री। ये हमारा y और z का वैल्यू निकल गया। ठीक है, y z का वैल्यू निकल गया कि y बराबर कितना है 54 डिग्री, z बराबर कितना है 126 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है, केवल x का मान बताना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ भी तो AB और CD समांतर दिया है कि AB और CD दोनों रेखा क्या है समांतर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी दोनों अंतःकोणों का योगफल 180 होगा। समांतर रेखा के एक ही ओर स्थित दोनों अंतःकोणों का योगफल एक संपूरक होता है, अर्थात 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि चूंकि AB पैरेलल CD तथा
तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो यहां भी जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल 180। ये भी किससे? प्रमेय से, प्रमेय के थ्रू जो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी x प्लस वाई का मान जो 180 होगा। ठीक है, अब चूंकि y का वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके हैं 54 डिग्री, तो y का वैल्यू रख दें x प्लस 54 इक्वल 180, या यहाँ कह सकते हैं हम लोग कि x इक्वल 180 माइनस 54, अर्थात x इक्वल फिर आ जाएगा कितना? 126। तो आंसर हमें क्या मिला? आंसर हमें मिला x इक्वल 126, y इक्वल निकल गया 3m, सॉरी y इक्वल 54 और z इक्वल टू भी 126। फिर से देख लें क्वेश्चन को क्या दिया है। किताब में दिया गया AB बराबर AB समांतर CD है और CD समांतर EF है। Y और Z का अनुपात दिया है 3 संबंधे 7। तो हमें ज्ञात करना है x, y और z का मान। यहाँ देखें y z का रेशियो दिया है 3 संबंधे 7, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर y बराबर 3m और z बराबर 7m। पहला मान y का है तो 3 है, दूसरा मान z का है तो 7 है। इसको 7 हम ले लेते हैं, यानी इनमें जो मान दिए जैसे x y z के रूप में चूंकि क्वेश्चन दिया है, इसीलिए x y z को छोड़ करके हम कोई दूसरी चर संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या की y बराबर 3m और z बराबर 7m ले लिए हैं। अब यहाँ दिया है कि CD और EF समांतर है, और CD EF जब समांतर है तो इस रेखा के यानी तिर्यक रेखा के एक ही और स्थित अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। क्योंकि यहाँ पर यह तिर्यक रेखा और CD रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु पर बने शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ शीर्षाभिमुख कोण अगर इधर y है तो ये भी y होगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए y प्लस z बराबर 180। y का मान यहाँ पर 3m है, z का मान यहाँ पर 7m माने हैं, 10m बराबर 180। यहाँ m का मान हमें 18 डिग्री प्राप्त होगा। और जब m का मान प्राप्त हो जाता है तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं y बराबर 3m, यानी 3 में 18 का गुणा, क्योंकि m का मान 3m का मतलब है कि 3 गुणे m, ये 54 हो गया। z बराबर 7m, 126 हो गया। अब फिर क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं। यहाँ देखिए x y दिया है, ये भी हमको मालूम है कि ये भी समांतर CD है और तिर्यक रेखा यहाँ पर निषेध करती है, तो इसके एक ही और स्थित अंतःकोणों का योगफल 180 होगा। तो x प्लस वाई बराबर 180। y का वैल्यू चूंकि यहाँ पर हम पहले से निकाल चुके हैं 54 है, या y का वैल्यू रख देते हैं तो x का वैल्यू हो जाता है 126। यही इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 में दिया है आकृति 6.30। आकृति देखिए क्या दिया है, AB और CD जो समांतर रेखाएं हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं और इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है। इस तरह से समकोण त्रिभुज बना है जिसका EFG नाम है। यहाँ पर E है, यहाँ पर F है और यह G है और यहाँ 90 का एंगल है। यही आकृति है 6.30। इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है कि AB और CD समांतर है, ये दिया है। दिया है कि AB समांतर CD, यानी AB पैरेलल CD, ये दिया गया किताब में। और क्या दिया है, EF परपेंडिकुलर CD, EF परपेंडिकुलर CD, यानी EF लंब है CD पर। देखो यहाँ पर EF जो रेखा खींची गई है यह AB पर क्या है, EF लंब है CD पर। तो यहाँ अगर 90 का लंब है यानी 90 का कोण बनेगा तो रेखाएं लंब कहलाती हैं। ठीक है, जब दो रेखाओं
जब दो रेखाएं आपस में इस प्रकार मिलती है कि उनके बीच का कोण 90 डिग्री हो तो वे रेखाएं एक दूसरे की लंबवत होती हैं। ठीक है, जब दो रेखाओं के द्वारा निर्मित कोण 90 डिग्री हो तो वे रेखाएं आपस में लंबवत कहलाती हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो यहाँ देखिए, जब 90 का यहाँ बनेगा तो ऊपर भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 ही बनेगा और यहाँ भी 90 ही बनेगा, क्योंकि 90 तभी तो 180 होता है। अब यहाँ हमें देखिए निकालना क्या है, हमें बताना है एंगल AGE, यह वाला एंगल बताना है। ठीक है, एक कोण बताना है AGE, दूसरा बताना है GEF। देखिए GEF कहाँ है, GEF यहाँ पर। ठीक है, यह कोण बताना है। और तीसरा बताना है PGE, FGE, ये वाला एंगल बताना है। यही हमें 3 कोण ज्ञात करना है। ध्यान दे क्या क्या ज्ञात करना है। एक नंबर में यह ज्ञात करना है AGE, 2 नंबर में FEG चाहे GEF, 2 नंबर में यह ज्ञात करना है, और 3 नंबर में FGE या EGF ज्ञात करना है। यह 3 कोण हमें बताना है। ठीक है, और यही दिया है कि AB और CD समांतर हैं और EF जो है लंब है CD पर, यह हमको पता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं प्रमेय में कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण समान होते हैं। ठीक है, तो एकांतर कोण क्या है, यहाँ पर और यहाँ पर जो कोण होते हैं वे बराबर होते हैं, या यहाँ पर और यहाँ पर जो कोण होते हैं ये बराबर होते हैं, यही एकांतर कहलाते हैं। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। यहाँ देखिए, जब एकांतर कोण बनेगा तो यह कितना दिया है और कुछ दिया है, इसमें GED दिया है। देखिए GED दिया है 126, एंगल GED ये भी दिया गया है, यहाँ नहीं लिखा गया। एंगल GED बराबर दिया है 126। GED देखिए क्या है, GED यह यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पूरा कोण है GED। अगली बात समझिए। तो यहाँ हम क्या बताएं कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एकांतर कोण आपस में समान होते हैं, इसलिए यहाँ पर एंगल AGE और एंगल GED ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब चूंकि यहाँ लिखेंगे एंगल AGE बराबर एंगल GED, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर कोण है, क्योंकि एकांतर कोण है। ठीक है, या हम जानते हैं कि दो, या ये भी लिख सकते हो कि प्रमेय से कि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण समान होते हैं। अब AGE बराबर जब GED है तो GED बराबर 126 है, इसलिए एंगल AGE बराबर भी 126 होगा। एक हम ज्ञात कर चुके हैं, AGE पहला हमने ज्ञात कर लिया। अब दूसरा देखो AGE 126 है और GED जो 126 हो गया, तो जब 126 है तो यह वाला हमारा ED तो हमारा 90 दिया है, तो हम इसको निकाल सकते हैं GEF का मान 126 में 90 घटा देंगे, जितना बचेगा यही 2 कोण 2, यानी GEF का मान मालूम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे चूंकि एंगल GED बराबर 126, यह क्या है, दिया गया है, ये दिया गया है। अब GED में कौन कौन सा कोण है, कोण GEF, GED की जगह पर लिख सकते हैं कोण GEF और प्लस कोण FED बराबर 126। अब FED का मान जो देखो क्या है, FED, EF जो है CD पर लंबवत है, EF जो है CD पर लंबवत है, अर्थात यह 90 डिग्री का एंगल। यहाँ
हम GEF का मान निकालेंगे। GEF प्लस FED का मान यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री बराबर 126। इसलिए एंगल GEF बराबर 126 में 90 यहाँ घटाएंगे तो एंगल GEF का मान हो जाएगा 6 को 6 और 12 में से 9 गया 3 यानी 36 डिग्री। यह दूसरे कोण का मान जो GEF है चाहे FEG है, इसका मान हो गया हमारा 36 डिग्री। अब आगे देखें, एक और हमें बताना है EGF। तो यहाँ देखिए अभी हम लोग क्या देखे हैं कि यहाँ वाला हमारा मालूम हो गया, दो भी, एक भी मालूम हो गया, दो भी मालूम हो गया। अब यदि त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल से लेंगे तो भी निकाल सकते हैं कि यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल यानी ये 90 है, ये हमारा 36 है, तो 90 36 जोड़ करके अगर घटा देंगे तो ये 3 मालूम हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल AGE और एंगल EGF दोनों क्या है, रैखिक युग्म है। ठीक है, यानी दोनों एक ही रेखा के अगल बगल है, इसलिए रैखिक युग्म है तो इन दोनों कोणों का योगफल क्या होगा 180। तो देखें यहाँ इसी से निकाल देते हैं। यदि हम लिखें कि एंगल AGE तथा एंगल EGF रैखिक युग्म है, तो रैखिक युग्म है तो क्या होगा यहाँ पर एंगल AGE प्लस एंगल EGF बराबर हो गया 180। यहाँ पर AGE का मान यहाँ पर हम ज्ञात कर चुके हैं, दिया है AGE यहाँ पर 126, इसकी जगह पर लिख देंगे 126 प्लस एंगल EGF बराबर 180, यानी यहाँ पर एंगल EGF बराबर 180 माइनस 126, इसको घटाएंगे हम तो एंगल EGF बराबर 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 2 गया 5, यानी 54 डिग्री होगा। तो देखें आंसर हमें मालूम हुआ। क्या क्या मालूम हुआ? पहला जो पूछा था यह आया है AGE 126 डिग्री, दूसरा GEF पूछा था जो हमारा आया है 36 डिग्री, और तीसरा पूछा EGF, इसका मान आया है 54 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, दिया है आकृति 6.31 में PQ, देखिए आकृति कैसे बना है इसमें, पहले ऐसे PQ है और फिर यहाँ पर नीचे की ओर ऐसे बना है, फिर यहाँ से थोड़ी ऊपर तक गया है, यहाँ तक आया है, और उसके बाद फिर यहाँ से एक रेखा ऐसे खींची गई है। देखें नाम इसका क्या दिया है, PQRST। यहाँ देखिए दिया है P, यहाँ दिया है Q, यहाँ R, यहाँ S, यहाँ पर बिंदु T है। ये PQR का मान दिया है 110, यहाँ पर एंगल जो PQR है इसका वैल्यू दिया है 110 डिग्री, और RST दिया है 130, यहाँ पर जो कोण बना है उसका वैल्यू दिया है 130 डिग्री। अब क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि हमें ज्ञात क्या करना है, QRS हमें ज्ञात करना है। QRS ये वाला हमें ज्ञात करना है, बीच वाला कितना होगा, यही हमें ज्ञात करना है। अब देखो दिया क्या गया है, जो दिया गया है इसे पहले नोट कर लेते हैं। दिया है PQ और ST, PQ समांतर है ST, यानी PQ और ST ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, ये दिया गया है।
और दिया है पी क्यू आर 110 है, एंगल पी क्यू आर बराबर 110 और एंगल आर एस टी इक्वल दिया है 130 और हमें क्यू आर एस का मान याद करना है। देखो जिसे संकेत में दिया है कि आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचना है। ठीक है, आर से होकर इस एस टी के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। यहाँ आर बिंदु से होकर के हम लोग अपने मन से एक रेखा खींच देते हैं जो ऊपर वाली दी गई रेखा एस टी के क्या है, समांतर है। ठीक है, ये तो हमको मालूम हो गया। अब यहाँ देखो, जब यहाँ पर आर से एस टी के समांतर यह रेखा हम मान लेते हैं आर एन खींची गई है। ठीक है, अब हम लिखेंगे चूंकि आर से एस टी के मान लेते हैं हम, माना आर से एस टी के समांतर रेखा आर्यन खींची गई है, देखो अब इसका मतलब क्या है कि ये आर्यन और एस टी दोनों आपस में समांतर है। यहाँ पर आर्यन और एस टी दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। ठीक है, और हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है, जैसे यहाँ पर एस आर जो तिर्यक रेखा है, जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। ठीक है, तो हमको ये मालूम हो गया कि एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर एन बराबर हो गया 180। अब यहाँ पर देखें आर एस टी का मान यहाँ पर 130 दिया है, इसकी जगह पर लिख देते हैं 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर एन बराबर हो गया 180। अब यहाँ पर एंगल एस आर एन का वैल्यू हो गया 180 माइनस 130 अर्थात एंगल एस आर एन बराबर हो गया हमारा 50। एस आर एन इधर वाला वैल्यू हमको मालूम हो गया 50 है। ठीक है, अब यहां देखें, ये तो मालूम हो गया कि एक 50 है हमारा। अब यहां पर टी एस आर यह कोण और एस आर इसके पीछे भी अगर कोई बिंदु यहाँ ले लें, हम मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर यम बिंदु है तो एस आर यम ये दोनों क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इससे भी निकाल सकते हैं। अन्यथा एक चीज और देखें कि जब यहाँ पर एस टी के समांतर रेखा हम आर्यन खींचें और पी क्यू और एस टी भी समांतर है, इसका मतलब है कि तीनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। और जब समांतर है तो पी क्यू रेखा जब इस एम एन के समांतर होगी तो इसके एक ही और स्थित अंतःकोणों का योगफल 180 होगा, अर्थात यह 110 है। तो यह इधर वाला जो इतने दूर का माप है यह हमारा 70 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम याद कर लेते हैं, इससे और आसान होगा निकालना। अब यहाँ लिखेंगे कि चूंकि पी क्यू समांतर एम एन चाहे एम आर कोई भी ले सकते हो, एम एन ये जो है हम रचना से अपने मन से किए हैं, ये माना गया है। तो जब समांतर होगा तो कोण पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू बराबर होगा 180, क्योंकि एक ही ओर स्थित अंतःकोण
अंतः कोण है, ये लिख देते हैं। इकाई और स्थित अंतःकोणों का जब दो समांतर रेखा है तो उसके इकाई और स्थित अंतःकोणों का योगफल 180 होगा। अब पी क्यू आर का मान देखिए 110 यहाँ पर दिया गया है, पी क्यू आर 110, यहाँ पर 110 यहाँ पर रख देंगे, प्लस एंगल एम आर क्यू बराबर 180, यहाँ पर हमें मिलेगा एंगल एम आर क्यू बराबर 180 में 110 घटा देंगे तो क्या हो गया, एंगल एम आर क्यू बराबर 110 घटाएंगे तो आएगा 70 डिग्री। देखिए इधर वाला आ गया 70 और इधर वाला आ गया 50, ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है क्यू आर एस। अब यहाँ पर देखिए एक एम आर एन एक सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा पर 3 कोण बने हैं, एक बना है एम आर क्यू, दूसरा बना है क्यू आर एस और तीसरा बना है एस आर एन। इन दोनों कोणों का योगफल क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि एक रेखा पर बने सभी कोणों का योगफल 180 होता है। अब हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देखें एम आर एन संरेख है, संरेख माने एक ही रेखा पर स्थित है, तो इसके द्वारा बने कोण एम आर क्यू, एंगल एम आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एन, इन दोनों कोणों का योगफल 180। अब केवल वैल्यू रख देना है। एम आर क्यू, देखो एम आर क्यू का मान यहाँ पर निकालें 70, यहाँ पर लिख देंगे कितना 70 डिग्री, प्लस क्यू आर एस हमको नहीं पता है, यही ज्ञात करना है क्यू आर एस, और एस आर एन देखिए यहाँ पर निकालें 50, यहाँ पर लिख देंगे 50 बराबर 180। अब इसको ऐड कर ले तो एंगल क्यू आर एस बराबर 180, यहाँ देखिए दोनों जोड़ेंगे तो 7 5 12 120 होगा, और जब उसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस 120 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर एंगल क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री, यही हमें ज्ञात करना है। तो आगे क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें क्या दिया है, जो दिया है वह पहले नोट कर लिए। दिया है कि पी क्यू समांतर यहाँ पर एस टी है, यहाँ पर यह पी क्यू रेखा और यह एस टी रेखा दोनों आपस में समांतर है। उसके बाद दिया है पी क्यू आर 110 है, यह कोण हमारा 110 है, और पी आर एस टी 130 है, आर एस टी यहाँ पर 130 का कोण बना है, ये दिया है। अब क्या रहा है कि हम मान लेते हैं कि माना आर से एस टी के समांतर रेखा आर एन खींची गई है, माना आर से एस टी के समांतर चाहे पी क्यू के समांतर, दोनों को समांतर कर सकते हैं क्योंकि पी क्यू और एस टी दोनों आपस में समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पर एस टी के समांतर रेखा एम एन आर एन खींची गई है, चाहे एम आर एन खींची गई है। तो यहाँ पर जो आर एन रेखा खींची गई है, तो हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोणों का योग 180 होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हैं फिर आर एस टी और एस आर एन, आर एस टी और एस आर एन, इन दोनों कोणों का योगफल 180 है। यहाँ लिख सकते हैं किनारे, यानी क्यों 180 है, प्रमेय से, या यहाँ लिख सकते हैं एक ही ओर स्थित अंतःकोण है, यहाँ भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर आर एस टी का मान 130 है, एस आर एन का मान नहीं दिया, ये हमको पता करना है। यहाँ से एस आर एन बराबर 180 माइनस 130 अर्थात 50 डिग्री, यह हमको एस आर एन का मान ज्ञात हो जाता है। अब किताब में फिर जो हम रचना किए थे कि पी क्यू और एम एन समांतर है, ये जो हमारी रेखा जब एस आर और पी क्यू समांतर है तो पी क्यू और एम एन भी समांतर होगी रचना से। अब इसमें क्या हुआ कि इस रचना में पी क्यू और एम एन जब समांतर है तो रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण पी क्यू आर और एम आर क्यू चाहे क्यू आर एम, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इन दोनों कोणों का योगफल भी 180 होगा। तो यहाँ पर पी क्यू आर
और एम आर क्यू, पी क्यू आर यह कोण है और एम आर क्यू यह कोण है। इन दोनों कोणों का योगफल भी 180 होगा क्योंकि ये भी एक ही ओर स्थित अंतःकोण है। अब यहाँ पी क्यू आर का वैल्यू 110, एम आर क्यू नहीं मालूम है तो 110 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो 180 माइनस 110 अर्थात एम आर क्यू बराबर 70 डिग्री। ये हमको मालूम हो गया कि ये इधर वाला 70 है और इधर वाला क्या निकाले हैं 50। अब यहाँ यदि एम आर एन चूंकि एक संरेख है तो एक रेखा पर बने सभी कोणों का योगफल 180 होता है, इसलिए यहाँ पर कोण एम आर क्यू प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर एन, इन तीनों कोणों को यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, इन तीनों कोणों का योगफल 180 होगा। यहाँ एम आर क्यू का मान हम निकाल चुके हैं 70 डिग्री था, एस आर एन का भी मान निकाल चुके हैं 50 डिग्री है, ये दोनों मान रख दिया गया है। तो क्यू आर एस का मान होगा 180 और 70 50 120 दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस 120 अर्थात क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री। यही हमारा दिया गया आंसर।